हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक ये चैप्टर आपका अध्याय 4 है। इससे संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न इसके पहले की 2 वीडियो में हम लोगों ने ये प्रारूप फर्स्ट और प्रारूप सेकंड के इन सभी प्रश्नों को और साथ ही साथ ये लघु उत्तरी प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो उनका जो होगा ये वीडियो जो होगा वह हम इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसके पहले तक हम लोग सब सॉल्व कर चुके हैं 46 क्वेश्चन तक। तो देखिए 47 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 47 क्वेश्चन देखते हैं। जब एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल मतलब आप जान रहे हैं, यहाँ देखिए एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल मतलब ये CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल कहा जा रहा है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 के साथ क्रिया करता है तो एक लवण X बनाता है। अब वो लवण कौन सा है, तो देखिए ये आपका बन जाता है यहाँ पर, यहाँ से ये तो ब्रेक कर जाएगा, तो यहाँ पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पार्शियली निगेटिव, और ये इस तरीके से यहाँ ब्रेक करेगा तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, है ना। तो देखिए ये पूरा जो HCO3 माइनस इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से क्रिया करता है, तो ये बना लेता है। देखिए प्रोडक्ट लिख रहे हैं यहाँ प्लेस ना होने के कारण, CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट इसे आप कहते हैं। तो सोडियम एसीटेट बनाता है और क्या बनाएगा, और साथ ही साथ इसमें H2O और CO2 भी बनता है। H2O, यहाँ से एक H, ये H, एक ऑक्सीजन निकाल लेगा तो H2O और CO2 बचेगा, ठीक, ये बनाता है। अब कहा जा रहा है तथा एक गैस निकलती है ना। तो गैस कौन सी है ये आप जान रहे हैं, ये CO2 गैस है। लवण X तथा निकलने वाली गैस का नाम लिखिए। तो लवण X, यही आपका लवण X है, सोडियम एसीटेट, है ना। तो आप लिख देंगे सोडियम एसीटेट लवण है, और जो गैस निकल रही है वह कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा उपकरण का चित्र बनाइए जिससे प्रमाणित हो सके कि निकलने वाली गैस वही है जिसका आपने नाम दिया है, तथा संबंधित अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण तो यही है, आप जानते रहिए। और ये X जो आपका होगा लवण, यह सोडियम एसीटेट होगा, और गैस आपकी क्या होगी, CO2 गैस होगी। तो आइए देखते हैं अब चित्र के माध्यम से, ठीक, चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए चित्र आपके सामने दिख रहा होगा, ये एथेनोइक एसिड एंड NaHCO3 सॉल्यूशन हम लेते हैं। इसमें एक टेस्ट ट्यूब में लिए हुए हैं, ये टेस्ट ट्यूब है आपका, और ये आपका आप जान रहे हैं ये क्या है, तो ये आपका स्टैंड है ना। यहाँ से आप लगा करके इसको अच्छे से इसमें कस देते हैं, और साथ ही साथ यहाँ देखिए एक मुड़ी हुई यहाँ निकास नली लेते हैं, और उस निकास नली में हम क्या लेते हैं, लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, है ना, चूने का पानी। जैसे आप चूना लीजिए, ये CaO चूना है, और इसमें पानी मिला दीजिए तो ये बन जाता है चूने का पानी, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ठीक, इतना आप समझ लेंगे। तो ये चित्र है, इस चित्र के माध्यम से आप समझेंगे। और इसमें देखिए ये लाइम वाटर जो आपने लिया है, जब यहाँ से गैस निकलेगी, CO2 गैस यहाँ से निकलेगी
कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये निकलेगी, तो ये जा करके यहाँ इसके साथ क्रिया कर लेगी, लाइम वाटर में CaOH होल ट्वाइस के साथ क्रिया कर लेगी। तो इस तरीके से आप जानते हैं वो दूधिया भी हो जाता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का वहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो ये जानते रहिए कि जब आप क्रिया करवाते हैं तो ये मिल्की हो जाता है ना। तो यही इसमें कहा जा रहा था कि लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, लाइम वाटर जो है वह दूधिया हो जाता है, और यह एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने की क्या है, प्रक्रिया है। तो ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए, है ना। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण आपको देना है, और एक एक करके सब देखते हैं, फिर इसमें बी और सी भी और भी प्रश्न हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आप कहेंगे कि ऐसे 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 कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे कंपाउंड। देखिए हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन जो है, इसी में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपको हाइड्रो मिल रहा होगा, हाइड्रो मतलब यहाँ हाइड्रोजन से तात्पर्य है, और यहाँ दूसरा देखने को मिल रहा होगा कार्बन, और कार्बन यहाँ कार्बन को डिनोट कर रहा है। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, उसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं, देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आप लिखेंगे ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण में आप दे सकते हैं मेथेन, एथेन, ठीक है, मेथेन दे दीजिए, ये मेथेन देखिए हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना है। एथेन आप दे दीजिए C2H6, और भी आप दिखा सकते हैं इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन दिखा दीजिए C3H8, ठीक। ऐसे ब्यूटेन, पेंटेन सब है, तो ETC आप लिख सकते हैं, ठीक। और बहुत से एग्जाम्पल इसके आप दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें बी, ये बी आप ज़रा चेक करिए। प्रत्येक के दो उदाहरण देते हुए संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संरचनात्मक विभिन्नता दीजिए, है ना। तो प्रत्येक के दो उदाहरण देना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और साथ ही साथ यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दोनों को हम लोगों को यहाँ बताना है। तो देखिए जरा सा, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। सबसे पहले देखते हैं संतृप्त, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो सिंपल है, आप जानते रहिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध से पूर्ण होती है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक। यानी आप कह सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध रहेगा, और आप ये संयोजकताएं जो चारों हैं एकल बंध से पूर्ण होंगी। तो हाइड्रोजन आप जोड़ लीजिए, तो ये आपके कहे जाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक उदाहरण तो ये हो गया, उदाहरण दो देना था। दूसरा उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, यहाँ ये एथेन है, ऐसे ही आप और ले सकते हैं मेथेन भी, या प्रोपेन ले सकते हैं, ठीक। चलिए मेथेन का ही ले लेते हैं, यहाँ प्लेस ही वह उतना ही बचा है। तो इस तरीके से आप दिखा दीजिए, और आगे कार्बन जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो मेथेन हो जाएगा। तो ये आपके दो उदाहरण हो गए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के। तो आपको लिखना होगा वहाँ कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इन सभी को आप
दिखा सकते हैं। आप इसमें कह सकते हैं समस्त एल्केन, समस्त एल्केन। चलिए देखते हैं अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप कहेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विक या त्रिक बंध होता है, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड रहे या कार्बन कार्बन के मध्य क्या रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल में आप दिखा सकते हैं, यही एग्जाम्पल हो गया आपका, ये एथिलीन आप दिखा दीजिए, एथिलीन, और एसिटिलीन आप दिखा दीजिए। ठीक है, और भी बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एल्कीन आप इसमें एग्जाम्पल कह सकते हैं कि समस्त एल्कीन और समस्त एल्काइन। ठीक है, समस्त एल्कीन और समस्त एल्काइन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और संरचनात्मक विभिन्नता भी अभी संरचना बनाए भी थे, आप जान रहे हैं। देखिए सी, क्रियात्मक समूह क्या है, 4 विभिन्न क्रियात्मक समूहों के उदाहरण दीजिए। तो क्रियात्मक समूह क्या होता है आप जान रहे हैं, सिंपल है ये तो, है ना। आप कहेंगे कि परमाणुओं का, परमाणुओं अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह जो किसी भी एल्किल ग्रुप से जुड़कर उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को परिवर्तित कर देता है, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब 4 विभिन्न क्रियात्मक समूह का उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे आप दे दीजिए, ये कार्बोक्जिलिक एक क्रियात्मक समूह है ना। दूसरा आप दे सकते हैं जैसे एल्डिहाइड दे दीजिए। ठीक है, एल्डिहाइड भी क्रियात्मक समूह है। कीटोन आप दे दीजिए, डबल बॉन्डेड O, यहाँ ये सिंगल बॉन्डेड, ये आपका हो जाएगा। एल्कोहल आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत से हैं, है ना। ईथर दे सकते हैं आप, एमीन दे सकते हैं, NH2। ठीक, इसके अलावा आप दे सकते हैं ये एमाइड दे सकते हैं, CONH2। ठीक, ये सब आपके क्या हैं, ये एमाइड है, ये एमीन है, ये आपका एल्कोहल है, ये ईथर है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका कीटोन है, एल्डिहाइड है ये, और ये कार्बोक्जिलिक एसिड है। ठीक, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं है। अभी बहुत से एग्जाम्पल आपके क्रियात्मक समूह में पड़े हुए हैं, और भी आप दे सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं 49 नंबर का ये प्रश्न, आप ज़रा चेक करिए, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। तो इसमें कहा गया कि वनस्पति तेल को, ध्यान दीजिए, वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित करने के लिए, वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित करने के लिए सामान्यतः काम में आने वाली रासायनिक अभिक्रिया का नाम दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया का नाम देना है, और संबंधित अभिक्रिया को विस्तार में समझाना भी है। तो देखिए, वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित करने के लिए सामान्यतः हम लोग हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। पहले तो आप लिखेंगे क्या, वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित करने के लिए सामान्यतः काम में आने वाली रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। अब संबंधित अभिक्रिया को विस्तार से समझाना है। तो देखिए, इसका रिएक्शन भी दे करके आप समझा दीजिए। जैसे कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक, अब एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इससे एल्किल ग्रुप जोड़ दीजिए। ठीक है, ये एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब क्या करिए कि आप हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाइए, EH2 के साथ क्रिया करवाइए, और आप निकिल कैटलिस्ट ले लीजिए। क्या, निकिल उत्प्रेरक, है ना, निकिल है उत्प्रेरक आप ले लेंगे, और लगभग 200 से 300 डिग्री आप इसमें टेम्परेचर भी देते हैं। तो ये पाई बॉन्ड जो इसमें देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड यही टूट जाएगा और सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, अब डबल ये जो आप देख रहे हैं ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
यहाँ वाला डबल जो है ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, एकल बंध हो जाएगा। और यहाँ आर, और यहाँ अपने आर जोड़ा ही हुआ है, ठीक है, आर जोड़ा हुआ है। एच भी अब यहीं से जोड़ दीजिए, ठीक है, ऊपर नीचे कहीं भी। और यहाँ भी आप देखिए 2 आर तो हैं ही, आर आर, अब यहाँ एच जोड़ दीजिए, ठीक। तो यही अब क्रिया आपकी क्या कही जाएगी, यही अब क्रिया आपकी हाइड्रोजन का। देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है, तो इसी को आप कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है यह, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कि देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की संरचना तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की संरचना, कार्बन बनाइए और टेट्रा मतलब 4, क्लोरीन जोड़ दीजिए, 4 क्लोरीन आप जोड़ दीजिए। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इसी को आप CCl4 कहते हैं। इसकी संरचना, तो इसकी संरचना तो यही हम लोग बना लिए। और अगर आप इसका सूत्र कहा गया है इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र बनाइए, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र भी आप बना सकते हैं इजीली। कार्बन बनाइए और इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, पॉइंट से बनाते हैं, इस तरीके से हमने बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है, क्लोरीन आप ले लीजिए, ठीक, क्लोरीन। तो क्लोरीन आप यहाँ बना लीजिए और यहाँ क्लोरीन आप बना लीजिए, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। और प्रत्येक क्लोरीन के आप उनके इलेक्ट्रॉन भी दिखा दीजिए, है ना। इनके बाह्यतम कोश में क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 7 आता है। तो दिखाइए 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे सभी के 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, यहाँ देखिए प्लेस नहीं है, 6, 7, एक और इलेक्ट्रॉन यहीं दिखाना है, ठीक। तो देखिए ये क्लोरीन यहाँ से निकल गया। ऐसा फिर से बना देते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये रहा आपका कार्बन, और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आप दिखाइए, 1, 2, 3, 4। अब आप बनाइए क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक, क्लोरीन आप बना लीजिए इस तरीके से। अब दिखाइए इनके इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिखाइए। तो इलेक्ट्रॉन आप दिखा देंगे, 7 होते हैं प्रत्येक क्लोरीन के बाह्यतम कोश में। तो ये 3, 4, 5, 6, 7, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसका भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7। चलिए प्लेस नहीं है, उसी क्लोरीन को ऊपर ही बना दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र हो गया किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ठीक, जानते रहिए। अच्छा, इसे अगर जोड़ना है तो आप ऐसे दिखा भी सकते हैं, जोड़ करके भी। जैसे यहाँ देखिए ये इस तरीके से जुड़ जाएगा, और ये क्लोरीन भी, मतलब जितने क्लोरीन आप देख रहे हैं सब इसी तरीके से ऐसे इसको भी आप कनेक्ट कर दीजिए, इसको भी आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक। और बीच वाला जो आप क्लोरीन देख रहे हैं, बीच वाला कार्बन, सॉरी, ये सभी से ऐसे सहसंयोजी बंध के थ्रू इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। एकल बंध यहाँ दिखा सकते हैं, हर जगह एकल सिंगल बॉन्ड, ठीक। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आप समझे होंगे। और देखते हैं, देखिए इसमें आपका ये मिलेगा नेक्स्ट बी, साबुनीकरण क्या है। तो साबुनीकरण किसे कहते हैं, सिंपल साबुनीकरण अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे साबुन, है ना। जैसे सैपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एस्टर्स इनटू सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एथेनॉल बाय ट्रीटिंग देम
विथ बेस, है ना। जैसे अगर आपके पास ये है एस्टर है, देखिए एस्टर CH3COO C2H5 ये आपके पास है, ठीक। अब आप क्या करते हैं कि कोई जैसे बेस ले लीजिए, स्ट्रांग बेस NaOH KOH, इसके साथ आप रिएक्शन करवा दीजिए, है ना। आयरो के ऊपर भी आप लिख सकते हैं NaOH, और इसका आप ये इसकी क्रिया करवा दीजिए और देखिए क्या होता है। तो यहाँ से तो बॉन्ड ये टूट जाएगा, यहाँ से आप ब्रेक कर जाएगा यहाँ से, और ये भी यहाँ से ब्रेक करेगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, Na पर पॉजिटिव और OH पर नेगेटिव। तो इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़िए और इसका जो पॉजिटिव है वो इसके नेगेटिव से जोड़ दीजिए। तो सिंपल ये बन गया आपका CH3COONA, यही आपका सौप है। क्या है ये? सौप, साबुन, यही साबुन है। और साथ ही साथ एल्कोहल भी बन जाएगा C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल भी बन जाएगा आपका, ठीक। तो इस तरीके से ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, इसी रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, साबुनीकरण की अभिक्रिया है यह, ठीक है। यानी आप कहेंगे कि जब एस्टर की अभिक्रिया हम ये आपका है ना, जैसे कास्टिक बेस से करवाते हैं। कास्टिक बेस में आपका कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, मतलब NaOH KOH हो सकता है। तो इसकी क्रिया करवाते हैं तो साबुन बनता है, और साबुन बनने की क्रिया को ही साबुनीकरण की क्रिया कहते हैं, ठीक। चलिए इसमें देखिए और दिया है कि इस प्रक्रिया में सम्मिलित रासायनिक अभिक्रिया, अभी तो यही लिखे थे हम लोग, आप जान रहे होंगे, उसी को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51। एस्टर मीठी गंध वाले पदार्थ होते हैं तथा इनका उपयोग सुगंधित द्रव यानी परफ्यूम बनाने में होता है। तो एस्टर के विरचन में प्रयुक्त क्रियाकलाप, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझना है ना। एस्टर के विरचन में प्रयुक्त क्रियाकलाप को सुझाइए तथा नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए सिंपल है, इसमें आपको ये जानना है कि एस्टर मीठी गंध वाले पदार्थ होते हैं, ठीक, ये तो सही बात है, तथा इनका उपयोग सुगंधित द्रव यानी परफ्यूम बनाने में होता है। तो एस्टर के विरचन में, मतलब एस्टर के बनाने में प्रयुक्त क्रियाकलाप को आपको बताना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्रियाकलाप की ओर। तो देखिए आपका ये क्रियाकलाप में आपका ये फिगर है, और इसमें आप क्या करेंगे कि 1 मिलीलीटर इथेनॉल आप लेंगे। और देखिए 1 मिलीलीटर इथेनॉल आप ले लीजिए। यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में आप 1 मिलीलीटर इथेनॉल लेना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपने लिया है 1 ml इथेनॉल C2H5OH, ठीक, इसको ले लेंगे। और 1 मिली ग्लेशियल एसिटिक एसिड, है ना, 1 मिली क्या लेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH एसिटिक एसिड, इसको भी 1 ml ही लेना है, ठीक है। अब क्या करना है कि कुछ बूंद कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को इसी में ऐड कर लेना है, कुछ बूंद, है ना, 1 or 2 ड्रॉप आप ले लीजिए। क्या लेना है, तो इसको कांक H2SO4 लेना है, ठीक है। इतना आप इस टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। 1 मिली H2SO4, एक मिली ये C2H5OH एथिल एल्कोहल, और 1 मिली आप लेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और 1 or 2 ड्रॉप ले लेना आप इसमें सांद्र H2SO4। अब इसको ले लेंगे आप, इतना ये पॉइंट आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में एक्टिविटी डाल के, ठीक है, इसमें। और इसके बाद क्या करना है, वार्म इन ए वाटर बाथ मतलब देखिए
यहाँ पर वाटर बाथ है कि यहाँ लगाया गया, मतलब वाटर उसमें पहले से फिल कर लेंगे और उसी में आपको ये टेस्ट ट्यूब रख करके इसको क्या करना है, बर्नर की सहायता से, यहाँ देखिए बर्नर की सहायता से क्या करना है, वार्म करना है, इसको गर्म करना है ना, गर्म करना है। और लगभग 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ आप इसको 60 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करेंगे, आप गर्म करेंगे। कितना समय तक, 15 मिनट तक, लगभग 15 मिनट तक आप इसको इसी तरीके से गर्म करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, फिर इसको बीकर में हम क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे, बीकर में इसको अलग कर लेंगे, जो ये टेस्ट ट्यूब में लेकर के हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, और 20 से 50 मिलीलीटर वाटर है ना, 20 से 50 मिलीलीटर वाटर हम लेंगे, उसी में इसको क्या करेंगे, गिरा लेंगे, मतलब उसी में मिला लेंगे। एंड स्मेल दी रिजल्टिंग मिक्सचर, और जो प्राप्त मिश्रण होगा, है ना, परिणामी मिश्रण होगा, उसका स्मेल आप चेक करिए, तो आपको परफ्यूम की तरह वो सुगंधित आपको होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, ये आपका क्या है, बर्नर है, ये ट्राईपॉड स्टैंड है ना, इसी पर आप ये जाली लेंगे, जाली पर रख करके एक बीकर लेंगे, बीकर में आप जल लेंगे। ठीक है, जल, और उसके बाद देखिए जल लेंगे, और ये बीकर हमने लिया, उसमें जल लेंगे, फिर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या लेना है, तो याद रखे रहिए कि यहाँ पर इसमें हमें 1 मिली, एक बार पुनः देख लीजिए, 1 मिली C2H5OH लेंगे, प्लस 1 मिली आप लेंगे क्या, 1 मिली आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड CH3COOH लेंगे, और कुछ बूंद आपको कांक H2SO4, ठीक, इसको लेंगे, और लगभग आपको यह 15 मिनट तक 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है। उसके बाद 20 से 50 मिली वाटर एक आप बीकर में लिए रहेंगे, उसमें इसको क्या करेंगे, उड़ेल देंगे, फिर आप इसका स्मेल चेक करेंगे, तो वो परफ्यूम की तरह आपको स्मेल देगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 51 हो गया, तो 52 क्वेश्चन आप देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक यौगिक C जिसका अणुसूत्र C2H4O2 है, सोडियम धातु से क्रिया कर एक यौगिक R बनाता है। सोडियम धातु के साथ क्रिया करके ये क्या बनाता है, R। तो आप और पढ़ लीजिए इसके बाद, तथा एक गैस मुक्त होती है जो पाप ध्वनि के साथ जलती है, पाप अप यानी कि आवाज़ आपको देती है, वो जब जलेगी तो यौगिक C बनता है। और अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल A से वही जो ये C यौगिक है, यही अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल A के साथ अभिक्रिया करके एक मीठी गंधयुक्त यौगिक सल्फर, अणुसूत्र इसका दिया है C3H6O2 बनता है। तो C में NaOH मिलाने पर यह R तथा जल देता है। तो सल्फर और NaOH विलयन से अभिक्रिया पर मुक्त R और A देता है। तो यहाँ क्या क्या बताना है जरा देखें, CRAS को पहचानिए तथा प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। तो सिंपल है, आप जरा समझिए इसको, केवल देखिए क्या क्या होगा किस तरीके से। पहले तो रिएक्शन ही आप समझिए, है ना। सबसे पहले एक यौगिक C और सूत्र C2H4O2 दिया है, C2H4O2 तो सोडियम धातु से अभिक्रिया करके यौगिक R बनाता है। तो देखिए पहला तो ये समझिए ये कि CH3COOH यही आपका C2H4O2 है। क्या है, C2H4O2, इसी को आप क्या कहेंगे, C कह दीजिए। ये क्या है, C है। यही NaOH, Na से सोडियम से लिखा है ना, देखिए सोडियम धातु से अभिक्रिया करके यौगिक R बनाता है। सोडियम से क्रिया करवाइए तो यहाँ आपको मिल जाएगा क्या, CH3COONA, COO
Na सोडियम एसीटेट मिला है ना, और यही यौगिक आर है। यौगिक आर क्या है? तो यौगिक आर बताएंगे कि सोडियम एसीटेट है और एक गैस भी, तथा एक गैस मुक्त होती है, तो वो गैस हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ आप 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 लगाएंगे और ये भी 2 हो जाएगा, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा। तो आर आपको पता चल गया और ये गैस भी पता चल गई क्या है ना, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए आर और सी, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि आर और सी क्या है, तो आर और सी तो आप बता लेंगे। आर क्या है? तो बताएंगे CH3COOH, एच न करके यहाँ Na। देखिए ये था सी ना, तो सी क्या है? CH3COOH, ये था आपका सी। और आर क्या है? तो आर बना था अभी सोडियम के साथ क्रिया करवाए थे, तो CH3COONA, सोडियम एसीटेट। तो सी और आर क्लियर हो गया। अब हम लोगों को पता करना है कि ये आपका आगे देखिए क्या कहा है, जो पाप ध्वनि के साथ जलती है ना, ये गैस, वही हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है। अब यौगिक सी, एक यौगिक सी भी है जो अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल ए से अभिक्रिया करके एक मीठी गंध, मतलब परफ्यूम, किसके साथ क्रिया करके? यौगिक सी, मतलब ये आपका यही यौगिक है ना। ये तो आपको भी थोड़ी देर पहले ही तो देखे थे आप। देखिए यही इसी के साथ अभी आप क्रिया करवाए थे। CH3COOH की क्रिया एल्कोहल के साथ है ना। जैसे अगर आप एल्कोहल ले लेते हैं CH3OH, इसके साथ क्रिया करवाएंगे किसकी उपस्थिति में? तो कांक H2SO4 की उपस्थिति में करवाएंगे, तो आपको एस्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा। एस्टर क्या है? ये आपका CH3COOCH3, और जल भी बनेगा H2O। तो यही आपका एस्टर बना। ठीक, एस्टर। अब एस्टर जो बना, देखिए ये आप एल्कोहल लिए हैं ना, यही आपका ए हो गया, एल्कोहल ए हो गया, और ये जो बना यही आपका यस हो गया। ठीक, समझ गए होंगे अब कि आपका ए क्या है? एथिल नहीं, यहाँ तो मेथिल एल्कोहल है CH3OH, और आपका यस क्या हो गया? तो ये आपका एस्टर हो गया। ठीक, अब एक बार लिख देते हैं, सभी को हम लोग पहचान कर लेते हैं क्या क्या है, कैसे है। सी क्या है? तो आप सी बताएंगे कि CH3COOH है। ठीक, आर क्या है? तो CH3COONA है, सोडियम से जब क्रिया करवाए थे। ए क्या है? तो ये आपका CH3OH एल्कोहल है। और एस क्या है? तो एस्टर जो बना था अभी हम लोग क्रिया करवाए थे, CH3COOCH3। ठीक, ये आपको पता चल गया CRAS, तो पहचान कर लिए अब आप। अब इसमें ज़रा देखिए, ये भी कहा गया है कि चेक करिए, देखिए क्या कहा जा रहा है और आगे। अब कहा गया कि सी में NaOH मिलाने पर, सी आपका तो यही था ना, अभी आप लिखे थे CH3COOH, यही सी है। इसके साथ ही NaOH मिलाने पर आर तथा जल देता है, आर तथा जल देता है ना। तो आर तो आपको पता है क्या होगा, तो यही तो बनेगा Na, यहाँ से पुनः ये देखिए जल यहाँ से निकल गया और फिर वही आर बन गया, फिर आर बन गया, मतलब CH3COONA, यही अब आर भी तो बनाए थे, ये बन जाएगा और जल बन जाएगा। तो यस NaOH विलयन से अभिक्रिया करके पुनः आर तथा ए देता है। अब यस क्या था? तो वो आपका एस्टर था। चेक कर लीजिए, आइए देखते हैं। देखिए एस आपका क्या था? तो याद होगा आपको CH3COOCH3 ये था, और इसकी क्रिया NaOH से अगर आप करवा दें तो पुनः क्या मिल जाएगा? पुनः हम लोगों को
आर और ए मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है। एन ने इस पार्ट से क्रिया करेगा तो बना लेगा क्या, CH3COONA। हाँ, बन तो गया ये आपका, यही तो था आर, यही तो आपका क्या था, आर था। और साथ ही साथ ये यहाँ से चेक करिए, देखिए CH3 और OH, तो ये तो आपका मिल गया, यही आपका मिल गया ए, यही ए था। तो ठीक सब कुछ आप समझ गए होंगे, है ना, पूरे रिएक्शन किस तरीके से होते हैं सब आप समझ गए होंगे। चलिए और देखते हैं कितने क्वेश्चन अभी बचे हैं, बस है 2-3 क्वेश्चन और, इसको प्रयास किया जाए कि इसी वीडियो में हो जाए, जिससे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, है ना। चलिए देखते हैं 53 क्वेश्चन ज़रा चेक करिए, देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। 53 क्वेश्चन ये कहा जा रहा है इसमें कि चित्र 4.1 को देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहा गया है, चित्र देख लीजिए आप, थिसिल की स्टैंड है, कार्क है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर, और एथेनोइक अम्ल इसमें है, परख नली है आपका, निकास नली ये आपका परख नली, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन आपने लिया हुआ है इसमें, और ये सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये तो आपने अभी देखा। अब देखिए कहा गया ए में कि परख नली बी में लिए गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आप क्या परिवर्तन देखते हैं। तो सिंपल है, अगर आप चेक करेंगे यह मिल्की हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, मिल्की हो जा रहा है। किसमें, परख नली बी में अगर आप आएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन में जब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आकर के इसके साथ रिएक्शन करती है तो मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, बस यही इसमें इतना ही लिखना था। और बी में देखिए क्या करना है, बी परख नली ए तथा बी में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए। तो परख नली ए और बी में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया आप दे दीजिए। देखिए परख नली ए और बी में, ए में पहले देखिए क्या बन रहा है, ए में ज़रा चेक करिए। तो ए में अगर आप चेक करेंगे तो CH3, इसमें आपने एथेनोइक अम्ल लिया है ना, CH3COOH ये एथेनोइक अम्ल, और ये क्रिया कर लेगा Na2CO3, ठीक, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ क्रिया कर लेगा। तो इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये बना लेगा CH3COONA, है ना, सोडियम एसीटेट बना लेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और CO2 ये बनाएगा। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए। तो देखिए बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 Na है तो यहाँ 2 लगाएंगे तो ये पूरा पार्ट 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगाएंगे। अब यहाँ देखिए आपका ये H यहाँ 2 हो गया, तो ऑलरेडी अब तो आपका ये बैलेंस हो चुका है, ठीक। ये टेस्ट ट्यूब ए में हुआ, किस में हुआ, टेस्ट ट्यूब ए में, टेस्ट ट्यूब ए में ये हुआ, ठीक। अब टेस्ट ट्यूब बी में देख लेते हैं। देखिए अब टेस्ट ट्यूब बी में ज़रा चेक करिए, देखिए टेस्ट ट्यूब बी में देखिए क्या हुआ। टेस्ट ट्यूब बी में अगर आप चेक करेंगे तो देखने को मिलेगा आपको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें विलयन है ही, CaOH होल ट्वाइस, ये तो है ही। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आकर के मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, तो वही तो दुधिया हो जा रहा है ना। तो देखिए क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, और साथ ही साथ जल ये बन जाएगा। तो इसी के मिश्रण को ही आप क्या कहते हैं, ये दुधिया रंग होता है, यही है ना, दुधिया रंग, मिल्की कलर। और अगर बहुत ज़्यादा CO2 हो जाएगा तो जो दुधिया रंग है वह क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अगर यही ज़्यादा मात्रा में हो जाए, एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस मतलब अधिक मात्रा में हो जाए, तब ये दुधिया रंग इसका डिसअपियर, गायब हो जाएगा, ठीक। तब क्या बन जाएगा, देखिए तब ये बन जाता है, जैसे अगर आपके पास CaCO3 बना और जल ये बना, ये कैसे बना,
ये कैसे बना, तो ये आप बताएंगे कि ये जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करवाए तब हमें ये मिला, ये नीचे वाले ये दोनों मिले। अब लेकिन अधिक मात्रा में अगर CO2 की अधिक और क्रिया आप करवाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में है ये, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब आपस में क्रिया करके CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये तो अब दुधिया रंग गायब हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन इसमें सी देखिए, यदि एथेनोइक अम्ल के स्थान पर एथेनॉल लिया जाए तो आप किस प्रकार के परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। एथेनोइक अम्ल के स्थान पर अगर एथेनॉल ले लेते हैं, चलिए लेकर चेक करते हैं। अगर एथेनॉल ले लेते हैं तो Na2CO3 के साथ देखिए एथेनॉल अगर आप ले लें, एथेनॉल C2H5OH, इसको अगर ले लें, इसको ले लेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट इसमें है ही, Na2CO3, इसको ले लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ तो सिमिलर चार्ज हो जाएगा, है ना, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, तो आप कहेंगे डू नॉट रिएक्ट, ये अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक, ये आपस में अभिक्रिया ही नहीं करेंगे, जानते रहिए। चलिए डी देखिए, इसमें दिया है कि प्रयोगशाला में चूने का पानी किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो सिंपल है, लाइम वाटर जो है उसमें आप क्या करें कि जैसे अगर बनाना है तो कैल्शियम ऑक्साइड में आप वाटर, है ना, वाटर मिलाइए, और साथ ही साथ उसमें जैसे कोई अगर लिक्विड मिला रहे हैं तो सुपरटेंट लिक्विड आप मिला दें, या वैसे सिंपल है आप बना सकते हैं। जैसे आपके पास ये है CaO है, इसमें आप जल मिलाइए, जल, तो ये तो सिंपल CaOH होल ट्वाइस, ये बन गया आपका। ठीक, यही रिएक्शन लिख देंगे, आसान सा है। चलिए देखते हैं 54 क्वेश्चन, आप देखिए 54 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ज़रा समझें। इसमें कहा जा रहा है कि आप निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार करेंगे, है ना, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को ये कह रहे हैं किस प्रकार आप करेंगे। थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे दिखे आपको। देखिए कहा जा रहा है कि आप निम्नलिखित अभिक्रिया परिवर्तन किस प्रकार करेंगे, प्रक्रिया का नाम दीजिए तथा प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो एथेनॉल और एथीन में, एथेनॉल का एथीन में परिवर्तन। अब जैसे एथेनॉल यही है CH3CH2OH, ये एथेनॉल है। अब एथीन में बदलना है, एथीन में, एथीन मतलब यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें बदलना, और यहाँ से एक H निकल जाएगा, एक H यहाँ से निकाल दीजिए OH, तो H2O, तो डिहाइड्रेशन करवाइए। और डिहाइड्रेशन के लिए आपको पता होगा, याद कर लीजिए कि हार्ट कांक H2SO4 लेना होता है, हार्ट कांक H2SO4, यही डिहाइड्रेशन करवाएगा। बस सिंपल इस तरीके से बदल सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें प्रोपेनॉल का प्रोपेनोइक अम्ल में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो प्रोपेनॉल लीजिए, इसमें CH3CH2CH2OH, ये आपका प्रोपेनॉल है। अब इसको बदलना किस में है, इसको बदलना है अब प्रोपेनोइक एसिड में, मतलब CH3CH2COOH, इसमें बदलना है। तो सिंपल ये भी आप ले लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, है ना। यहाँ देखिए एल्कलाइन KMNO4, एल्कलाइन KMNO4 ले लीजिए। ठीक, और हीट दीजिए तो ये परिवर्तित हो जाएगा, सिंपल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55, C3H6O अणुसूत्र युक्त यौगिक के कोई दो समावयवी लिखिए तथा उनके इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र भी दीजिए। तो C3H6O अणुसूत्र है। अब इसके यौगिक के कोई दो समावयवी आपको लिखना है। तो सिंपल है, आप कार्बन 3 है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन बना लीजिए। एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड हो,
और यहाँ पर H 3 जोड़ दीजिए CH3 और ये आपका क्या कहा जाएगा तो एसीटोन। क्या कहा जाएगा एसीटोन। एक तो ये बन गया, पहला आपका ये बन गया, ये पहला हो गया। और दूसरा आप बना सकते हैं, देखिए दूसरा आप बना सकते हैं, यहाँ कार्बन कितने रहने चाहिए 3 ही कार्बन रहे, है ना। तो आप बना लीजिए, देखिए क्या बन रहा है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक। और डबल बॉन्डेड O और यहाँ H जोड़िए और यहाँ आप जोड़ लीजिए, देखिए H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H और ये 6। तो देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया। ये क्या है आपका, ये इसे आप कहेंगे क्या प्रोपेनल, इसे कहेंगे, इसे प्रोपेनल कहेंगे। और इसको आप कह सकते हैं क्या प्रोपेनोइक, सॉरी प्रोपेनोइक नहीं प्रोपेनोन, क्या कहेंगे प्रोपेनोन। कीटोन है ना, यहाँ देखिए कीटोन है तो प्रोपेनोन कहेंगे, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हैं, सिंपल है। और इनका यहाँ आपने देख ही लिया। इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 56 निम्नलिखित में दी गई अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा सिंपल 56 का वही। तो आप हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए ये डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन जोड़ेंगे निकल की उपस्थिति में, अभी आपको बताए भी थे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसी को आप हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। और देखिए ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये भी इथेनॉल का आप ये देखिए इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू इथेनोइक एसिड। इथेनॉल यहाँ देखिए इथेनोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 ऑन हीटिंग। KMnO4 की उपस्थिति में आप हीट करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। जानते रहिए। ऊपर वाला क्या था हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन था ऊपर वाला। सी जरा चेक करिए, सी देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, तो इसी को आप कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक हाइड्रोजन यहाँ सट गया, उसके स्थान क्लोरीन आ गया, तो ये आपका सिंपल है ना, सनलाइट में होता है। और इसी को आप क्या कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये साबुनीकरण अभिक्रिया है, इसको भी आप देख चुके हैं। वैसे एस्टर के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं NaOH या KOH के, तो बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, ये C2H5OH बन जाएगा, इसके OH से क्रिया करके और ये Na यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, तो ये आपका साबुन बन गया, ठीक। ये साबुनीकरण अभिक्रिया है। और देखिए यहाँ E जरा चेक करिए, ये मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। तो ये आपका हो जाएगा क्या, इसी को आप कहते हैं दहन अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मीथेन को आप क्या करेंगे, इसका दहन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल और हीट और लाइट भी निकलेगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये दहन अभिक्रिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरी प्रश्न में, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। और देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप चैनल से जुड़िए, ठीक। आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आप निश्चित रूप से यदि आप को कुछ भी यहाँ से सीखने को मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए तो एक कार्बनिक यौगिक A और सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एक यौगिक B बनाता है जो निकल की उपस्थिति में 1 मोल हाइड्रोजन के योग से यौगिक C बनाता है। तो यौगिक C के 1 मोल के दहन पर 2 मोल CO2 तथा 3 मोल H2O बनता है। तो यौगिक A, B तथा C को पहचानिए तथा प्रयुक्त अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए इसमें सिंपल है, यहाँ से समझिए। देखिए
आपको क्या करना है कि जैसे ए और बी, पहले तो ये कंफर्म करिए ए और बी क्या है, C2H5OH, C2H5OH, ये इससे आप प्राप्त क्या कर रहे हैं, यौगिक बी बना रहे हैं। तो यौगिक बी आप बना लीजिए C2H4 और जल H2O भी निकलेगा। तो ये कब होता है, सांद्र H2SO4, जब आप कांक H2SO4 लेते हैं तो ये तब होता है। ये दिया है क्वेश्चन में ही। और निकेल की उपस्थिति, अब दिया है कि जो निकेल की उपस्थिति में 1 मोल हाइड्रोजन से योग करता है। तो यही तो है जो निकेल की उपस्थिति में, आप इसको पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ देखिए निकेल की उपस्थिति में भी हाइड्रोजन के साथ योग होगा, हाइड्रोजन के साथ योग होता है निकेल की उपस्थिति में। निकेल की उपस्थिति में यहाँ आई स्मॉल लेटर है, जान लेना। तो इस सिंगल बॉन्डेड हो जाता है ये, है ना, सब हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन ठीक, हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, इस तरीके से हो जाता है। और अब यहाँ कहा जा रहा है आगे कि यौगिक सी बनता है। तो ये आपका यौगिक सी बन गया, है ना। अब यौगिक सी के 1 मोल के दहन पर 2 मोल CO2 और H2O बनता है। तो ये क्या बना, एथेन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यही यौगिक सी आपका है, ये यौगिक सी है, एथेन है, ठीक। अब इसी के दहन करवाना है, दहन करवाइए। तो दहन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप, है ना, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए 2 मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो जल बनेगा, जल। और 3 दूनी 6 जिससे हो जाए हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखिए 4 यहाँ 3 वहाँ, तो कितने हो गए आपके टोटल, तो चेक करिए आपके हो गए 7। जबकि इस तरीके से यहाँ संतुलन हो नहीं पाएगा। तो संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे कि 2 मॉलिक्यूल ही इसे ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो ये आपका 4 बनेगा, जहाँ 2 है वहाँ 4 हो जाएगा, जहाँ 3 है वहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ आप 7 हो जाएगा। तो ये इक्वल भी हो गया। और हीट एंड लाइट भी इसके साथ निकलती है, हीट एंड लाइट भी निकलती है, ठीक। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। आपको थोड़ा सा भी अगर सहयोग हुआ हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों को भी इसको शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।